This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any books or any documentary which is available for public. Nothing in this video is intended to prejudice or interfere with any matters judicial or otherwise. Crime Reported channel truly believes that everyone is innocent till proven guilty by the honorable courts. नमस्कार, आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 50 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। बदला एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है, उसको कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है और इंसान खुद भी बदला लेने के लिए अलग अलग तरकीबें निकालता है, अलग अलग तरीके सोचता है कि मैं कैसे बदला लूँ। और एक थ्योरी के अकॉर्डिंग बदला लेने से पहले इंसान सोचता है कि जैसे ही वो अपना बदला पूरा कर लेगा उसको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, उसको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा। लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं है। जब उसका बदला पूरा हो जाता है तो बदला पूरा होने के बाद में वो और ज़्यादा गिल्टी फील करता है, उसको और ज़्यादा बुरा लगता है। अब ये बात एक स्टडी कहती है, एक थ्योरी कहती है, कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो आदमी आदमी पर डिपेंड करता है। खैर, आज की कहानी है एक पत्नी की जिसने अपनी पति की मौत का बड़े ही अलग तरीके से बदला लिया। ये कहानी शुरू होती है अफ़गानिस्तान से। 2017 की बात है। 2017 में अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान का काफ़ी ज़्यादा असर था। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने सब कुछ उथल-पुथल कर रखा था। ना कोई काम धंधा मिल रहा था, ना अच्छे से ज़िंदगी चल रही थी। तो काफ़ी सारे लोग अफ़गानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे और पाकिस्तान भी उस वक्त जो अफ़गानिस्तानी आते थे उनको मना नहीं करता था, उनका स्वागत करता था, उनको पाकिस्तान के अंदर रहने के लिए जगह देता था। अब जितने भी लोग आ रहे थे उनमें से एक था अफ़गान शाह ज़मीर। शाह ज़मीर अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, लेकिन अफ़गानिस्तान में उसको कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था, कोई भी गुजारा करने के लिए 2 पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। तो उसने भी फैसला किया कि वो अफ़गानिस्तान से उठकर पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान में वो जाता है, पाकिस्तान उसका स्वागत करता है। वो पाकिस्तान के बाजौर ज़िले में रहना शुरू कर देता है, वहाँ पर कोई छोटा-मोटा काम ढूँढ लेता है और अब अच्छा खासा ठीक-ठाक सब कुछ चल रहा था, काम वो शुरू कर देता है। अब उसी दौरान ज़मीर की मुलाकात होती है एक यास्मीन नाम की लड़की से। यास्मीन भी बाजौर की रहने वाली थी, वो उसको काफ़ी पसंद आती है। दोनों के बीच में दोस्ती होती है, ज़मीर और यास्मीन के बीच में दोस्ती होती है। उसके बाद में दोनों घरवालों की रज़ामंदी से शादी भी कर लेते हैं। एकदम खुश थे दोनों। शादी के कुछ दिनों बाद में उन दोनों को एक बच्ची भी हो जाती है। बच्ची होने के कुछ टाइम बाद में एक अच्छे काम की तलाश में ज़मीर बाजौर को छोड़कर पेशावर चला जाता है। पेशावर में उसको थोड़ा और अच्छा काम मिल जाता है तो ज़मीर पेशावर में काम करता, पेशावर के अंदर ही रहता था और जब कभी भी उसको छुट्टी मिलती थी 1-2 दिन की, तब वो अपनी बीवी बच्चों के पास वापस राजौर आ जाया करता था। ज़मीर की ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। अच्छा, ज़मीर का एक दोस्त भी था, उसका नाम था गुलिस्तान। वो पाकिस्तान का रहने वाला था, अफ़गानिस्तान से नहीं आया था, वो पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान का ही रहने वाला था। पेशावर में काम करता था और राजौर के अंदर उसका घर था, राजौर के अंदर उसकी रेसिडेंस थी। अब अफ़गान शाह ज़मीर और गुलिस्तान की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, वो एक दूसरे के बहुत ही अच्छे जिगरी यार बन जाते हैं। अच्छा, अब जो शाह ज़मीर था, अफ़गान शाह ज़मीर, उसने अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा रखा था क्योंकि वैसे तो वो पाकिस्तान में रह रहा था, लेकिन वो था अफ़गानिस्तान का, पाकिस्तान की उसके पास कोई सिटीज़नशिप नहीं थी, तो बैंक अकाउंट खुलाने में कोई दिक्कत आती थी और भी कोई दिक्कत होती थी। तो उसने फैसला किया कि वो अकाउंट नहीं खुलाएगा। वो क्या करेगा कि जितने भी वो पैसे कमाएगा और उनमें से जितने भी पैसे बचते हैं वो सारे के सारे पैसे वो दे देता है अपने दोस्त गुलिस्तान को और गुलिस्तान का बैंक में खाता है। गुलिस्तान जितने भी पैसे होते हैं उनको अपने ही बैंक अकाउंट में डाल लेता है और जब भी बाद में ज़मीर को ज़रूरत होती है वो गुलिस्तान उन पैसों को निकाल कर ज़मीर को दे देगा। ऐसे ही सब कुछ चलता था। जितने भी पैसे अफ़गान शाह ज़मीर गुलिस्तान को देता, उनका सारा हिसाब अपने पास रखता था और सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। एक रोज़ अफ़गान शाह ज़मीर पेशावर से वापस आता है राजौर और अपने दोस्त गुलिस्तान के पास जाता है। उसको बोलता है कि यार मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, घर पर भी कुछ पैसे चाहिए, मैं भी थोड़ा बीमार हो रखा हूँ, तो मुझे भी डॉक्टर के पास जाना है, इसके चलते मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मुझे मेरे पैसे निकाल कर कुछ इतने-इतने पैसे मुझे दे दो। गुलिस्तान उसको बोलता है कि यार देख, आज तो बैंक बंद है, आज तो मैं पैसे नहीं निकलवा पाऊँगा, लेकिन कल परसों
तरसों जब भी बैंक खुलेगा मैं पैसे निकाल कर तुझे दे दूँगा। और बात रही तू बीमार है तो मैं तुझे अभी डॉक्टर के पास जाकर कुछ दवाइयाँ वगैरह ला देता हूँ, वो तू ले लेना और वो ठीक हो जाएगा। कुछ ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं थी, केवल उसका पेट दर्द था, थोड़ा बहुत ज़ुकाम-बुखार था। तो साथ ज़मीर भी क्योंकि उसका दोस्त था गुलिस्तान, तो वो कुछ भी ज़्यादा शक नहीं करता है, वो बोलता है ठीक है, पैसे जब भी बैंक खुले तब मुझे दे देना और आज डॉक्टर से दवाई मुझको लाकर तुम दे देना। उसके बाद में गुलिस्तान जाता है, बाजौर के एक इनायत अली बाज़ार के अंदर एक बाज़ार था, वहाँ से ज़मीर के लिए कुछ 2 इंजेक्शन खरीदता है और कुछ उसके लिए दवाइयाँ खरीदता है। दवाइयाँ खरीदने के बाद में वो दोनों वापस मिलते हैं। उसी दिन की ये बात है, शाम को बाजौर में एक नदी लगती है, उस नदी के किनारे वो दोनों आपस में मिलते हैं। गुलिस्तान ज़मीर को बोलता है कि देख भाई ये 2 इंजेक्शन हैं, एक आज तुझको लेना है, एक इंजेक्शन कल तुझे लेना है और बाकी की दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ ऐसे-ऐसे ले लेना। अच्छा, गुलिस्तान अकेला ही डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर को बता दिया कि ये दिक्कत है और उसने बाद में ज़मीर के लिए दवाइयाँ लिख दी और डॉक्टर ने बोला है कि तुम 2 दिन के अंदर-अंदर ठीक हो जाओगे, कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। तो अब गुलिस्तान ज़मीर को बोलता है, उस वक़्त शाम की बात है ये लगभग नदी के किनारे, कि देख मुझे इंजेक्शन लगाना आता है। वहाँ पर उनको कुछ छोटी-मोटी ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे इंजेक्शन लगाना है। तो गुलिस्तान को इंजेक्शन लगाना आता था। तो गुलिस्तान ज़मीर को बोलता है कि ये एक इंजेक्शन मैं तुझे आज लगा देता हूँ अभी और दूसरा इंजेक्शन या तो कल मैं तेरे घर आ जाऊँगा या फिर तू मेरे पास आ जाना अगर सही हो जाए तो। बाद में गुलिस्तान ज़मीर के वहाँ पर एक इंजेक्शन लगा देता है, दूसरा इंजेक्शन और बाकी की दवाइयाँ उसको दे देता है और ज़मीर चला जाता है अपने बीवी बच्चों के पास घर। गुलिस्तान दूसरी तरफ अपने घर आ जाता है। अब इंजेक्शन लगाने के 2 घंटे बाद में जब ज़मीर अपने बीवी बच्चों के पास अपने घर आ गया था, तब उसकी तबीयत सही होने की बजाय और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उसको धीरे-धीरे बहुत बेचैनी सी फ़ील हो रही थी, साँस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लगभग 2 घंटे बाद में ज़मीर बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो बेहोश होता है, उसकी पत्नी यासिम वो घबरा जाती है। पड़ोसियों को, कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों को वो जल्दी से बुला कर लाती है और उन सभी की मदद से वो नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाते हैं ज़मीर को। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर ज़मीर को देखता है, वो उसको मुर्दा करार दे देते हैं। अब क्योंकि बीमार था ज़मीर, तो किसी ने भी किसी दूसरे एंगल से सोचकर नहीं देखा कि ये कोई सोची-समझी साजिश हो सकती है। सभी को लगा कि ये एक नेचुरल डेथ है। ज़मीर पहले से बीमार था और उसी बीमारी की वजह से ज़मीर की मौत हो गई। बात आ गई होगी, सभी रिश्तेदार आते हैं, लास्ट राइट्स करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं बाद में धीरे-धीरे सभी इसको। लेकिन ज़मीर की पत्नी यासिम इस बात को नहीं भूलती है, क्योंकि वो अपने शौहर से, अपने पति से बेहद ज़्यादा मोहब्बत करती थी और उसके जाने के बाद में उसका घर पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। उसकी बेटी के ऊपर से पिता का साया उठ चुका है। वो इसके पीछे की सच्चाई जानना चाहती थी। उसके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि ये एक नेचुरल मौत नहीं है। जुकाम-बुखार के कारण, पेट दर्द के कारण ऐसे मौत होना संभव ही नहीं है और पेट दर्द, जुकाम-बुखार भी ये बहुत लंबे टाइम से नहीं हो रहे थे उसको, पिछले 2-3 दिन से ही होने लगे थे। तो इन चीज़ों से मौत होना, ये बात पचती नहीं है। लेकिन उस समय वहाँ पर बाजौर के अंदर कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं था, जहाँ पर वो जाकर अपनी कंप्लेंट लिखा सके और जो पुलिस स्टेशन था, वो बहुत ज़्यादा दूर था। वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल था और अगर वो वहाँ तक जाती और पुलिस वाले क्या पता उसकी कंप्लेंट ना ही लिखते, क्योंकि वो बीमार था, बीमारी से मौत हो गई थी, सभी को आस-पास पता था और पोस्टमार्टम भी उसका नहीं हुआ था, ज़मीर का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी, बीमारी से मौत हो गई। तो पुलिस वाला भी आइडिया ड्रॉप कर देती है। अब जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना था, सबूत इकट्ठा करने थे, सब कुछ अब यासिम को करना था अपने पति के लिए और वो जुट जाती है इस काम में। सबसे पहले तो वो दवाइयाँ चेक करती है, जो भी दवाइयाँ गुलिस्तान ज़मीर के लिए लेकर आया था, वो दवाइयाँ देखती हैं, जो बची हुई दवाइयाँ थी, जो बचा हुआ एक इंजेक्शन था, वो इंजेक्शन सही था, दर्द कम करने का इंजेक्शन था, बाकी की दवाइयाँ सही थी। उसके बाद में वो प्रिस्क्रिप्शन चेक करती है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। वो गुलिस्तान से पूछती है, लेकिन गुलिस्तान के पास भी कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। उसके बाद में वो पूछती है कि कौन से डॉक्टर से आप दवाई लेकर आए थे, तो गुलिस्तान डॉक्टर का नाम बताता है, लेकिन उस नाम का डॉक्टर बाजौर के अंदर था ही नहीं। ना ही प्रिस्क्रिप्शन जहाँ पर डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख कर दी, ना ही डॉक्टर उस नाम का कहीं पर है। तो यहाँ से थोड़ा सा शक जाता है यासिम का गुलिस्तान की ओर। अच्छा, यासिम को पता था कि ज़मीर गुलिस्तान को पैसे देता था, वो उसका जिगरी यार है, जितने भी पैसे बचते थे सेविंग के, वो सारे उसको दे देता था और सारा हिसाब अप टू डेट वो रखता था ज़मीर, और वो सारा हिसाब यासिम के पास भी था। तो यासिम हिसाब लेकर जाती है गुलिस्तान के पास और गुलिस्तान को बोलती है कि मेरे शौहर ने आपको इतने-इतने पैसे दिए थे, अब क्योंकि वो गुजर चुके हैं, मुझे अब पैसों की ज़रूरत होगी, तो आप मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। लेकिन गुलिस्तान बोलता है कि नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैंने सारे पैसे लौटा दिए हैं। अब इसके बाद में यासिन का जो शक था गुलिस्तान के ऊपर, वो शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि अगर उसने पैसे लौटाए होते तो ज़मीर पक्का हिसाब के अंदर उसको अपडेट कर देते, हिसाब के बहुत पक्के थे, लेकिन उन्होंने अपडेट नहीं किया, यानी कि वो पैसे नहीं लौटाए थे। अब यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया था। 2 सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं, कैसे मारा और क्यों मारा, दोनों क्लियर हो चुके थे। क्यों मारा,
पैसों के लिए मारा। मारने का मोटिव था कि वो ज़मीर के पैसे हड़पना चाहता था। और कैसे मारा, वो 2 इंजेक्शन लेकर आया था। एक इंजेक्शन उसमें सही था जो घर पे लेकर गया, लेकिन जो पहला इंजेक्शन था जो कि गुलिस्तान ने लगाया था ज़मीर के नदी के किनारे, उसके अंदर ज़हर था। ज़हरीला इंजेक्शन उसने ज़मीर के लगाया था और उससे ज़मीर की मौत हो गई। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई थी। अब बहुत गुस्सा आता है यासिम को, क्योंकि उसके पक्के दोस्त ने, उसके शौहर के पक्के दोस्त ने उसके शौहर की जान ले ली। समय से पहले ही उसके पूरे परिवार को उसने अलग बिखेर दिया। समय से पहले उसके शौहर को उससे छीन लिया। वो यहाँ पर फैसला करती है कि वो शांत नहीं बैठेगी, जो करेगी वो खुद करेगी और अपने शौहर की मौत का बदला लेगी। उसके बाद में करीब 6 महीने बीत जाते हैं ज़मीर की मौत को। यासिम ने कई अलग अलग आइडिया सोचे गुलिस्तान को बर्बाद करते हैं, गुलिस्तान के घर पर डाका डला दे और गुलिस्तान सड़क पर आ जाएगा, सारे पैसे लौटा देंगे। लेकिन वो जितने भी अपने आप आइडियाज़ बनाती थी, उन सभी आइडियाज़ को वो अपने आप ही ड्रॉप कर देती थी। धीरे धीरे कुछ और वक्त बीतता है, करीब 6 महीने और बीत जाते हैं। उसके बाद में एक रोज़ अचानक से यासिम के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो आइडिया ये कि वो गुलिस्तान से पहले शादी करेगी और शादी करने के बाद में उसको, जो उसने किया था उसके शौहर के साथ, वो उसके साथ करेगी, अपना बदला पूरा करेगी शादी करने के बाद में। ये प्लान उसको सबसे बेस्ट लगा जो कि वो कर सकती थी। तो अब वो फैसला करती है उसे शादी करने का। किसी के जरिए वो गुलिस्तान तक मैसेज पहुंचाती है, मेरे शौहर को मरे हुए या फिर आपके दोस्त को मरे हुए 1.5 साल हो चुके हैं और मेरे एक बच्ची भी है, कोई भी उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, कहाँ पर रहेगी, कहाँ पर जाएगी, कौन शादी करेगा, कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, तो आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपके दोस्त की बीवी हूँ, मुझे भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा और बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। लेकिन गुलिस्तान बोलता है कि मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे। सबसे पहली बात तो मैंने आपको कभी इस नज़र से देखा ही नहीं, और मेरी पहले से भी शादी हो चुकी है और मेरे पहले से एक बेटा है, तो मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा। मना कर देता है शादी के, लेकिन फिर भी यासिम चुप नहीं बैठती है। वो कई और बार गुलिस्तान तक मैसेज पहुंचाती है अलग अलग तरीकों से, शादी करने के लिए उसको मनाने की कोशिश करती है, लेकिन यासिम फिर भी नहीं मानता है। साल आ जाता है 2021। एक और नया प्लान आता है यासिम के दिमाग में। यासिम इस बार खुद जाती है गुलिस्तान के पास। गुलिस्तान से वो फेस टू फेस बातें करती है और गुलिस्तान को वो बोलती है कि देखो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं तुमको एक कार गिफ्ट करना चाहती हूँ, एक अच्छा सा घर दिलवाना चाहती हूँ, तुम्हारे बेटे की जिंदगी संवारना चाहती हूँ, लेकिन अगर ये सब कुछ तुमको चाहिए तो इसके बदले तुमको मुझसे शादी करनी होगी। अब गुलिस्तान था एक नंबर का पैसे का लालची। वो इस लालच में पड़ जाता है और वो यासिम से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, और उसके बाद में गुलिस्तान और यासिम दोनों शादी कर लेते हैं। अच्छा, अब गुलिस्तान पहले से शादीशुदा था, उसने एक और शादी कर ली, तो गुलिस्तान की पहली बीवी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई, तो मजबूरन गुलिस्तान को उसका खुद का घर छोड़ना पड़ा, और वो यासिम, गुलिस्तान और यासिम की छोटी बच्ची, ये तीनों गुलिस्तान के कहीं रिश्तेदारों के पास रहने लगे। अब ज़्यादा दिनों तक एक रिश्तेदार के घर रह नहीं सकते थे, तो वो कभी किस रिश्तेदार के घर रहते, कभी किस रिश्तेदार के घर रहते। अब वो कभी कहाँ जाते थे, कभी कहाँ जाते थे। तो इस बीच यासिम को जो काम वो करने आई थी, वो काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि हर वक्त आसपास कोई होता, हर वक्त वो कहीं ना कहीं जा रहे होते। बाद में जुलाई 2021 की बात है, यासिम गुलिस्तान को बोलती है कि हम कब तक इधर उधर भटकते रहेंगे, रिश्तेदारों के यहाँ पर घूमते फिरते रहेंगे। हमारे पास पैसे हैं, कुछ पैसे मेरे पास हैं, कुछ पैसे आपके पास हैं, हम दोनों एक घर ले लेते हैं और उस घर में हम तीनों आराम से रहेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि पैसों का नाम आ रहा था, तो गुलिस्तान भी बिल्कुल तैयार हो जाता है कि हाँ, बात तुम्हारी ठीक है, हम एक घर ले लेते हैं। उसके बाद में जुलाई की ये बात है, इनायत अली बाजार, जहाँ पर पहले रहा करते थे यासिम और उसका शौहर ज़मीर, वहाँ पर ही वापस आते हैं और वहाँ पर 3,000 पर महीना के रेंट पर वो एक घर किराए पर ले लेते हैं। यासिम, गुलिस्तान और उसकी छोटी बच्ची, वो तीनों वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। जुलाई की ये बात है। अब क्योंकि इस घर में केवल ये तीनों थे, उस छोटी बच्ची को हटा दें तो केवल दोनों थे, तो यहाँ पर यासिम के पास मौका था, जो वो काम करने आई थी वो कर सकती थी। लेकिन अब एक दूसरी मुसीबत आती है कि वो कैसे करिए। अच्छा, वो गुलिस्तान को मारने आई थी, वो यहाँ पर मार सकती थी क्योंकि यहाँ पर और कोई दूसरा था नहीं उस घर के अंदर। लेकिन अब एक दूसरी समस्या कि वो गुलिस्तान को मारेगी कैसे, क्योंकि गुलिस्तान तो रहा बहुत हट्टा कट्ठा नौजवान और यासिम एकदम नाजुक दुबली पतली। तो अगर यासिम उसका रात को सोते वक्त गला दबाने की कोशिश करेगी तो जाहिर सी बात है गुलिस्तान उठ जाएगा, और उठने के बाद में वो उसके बिल्कुल भी काबू में नहीं आएगा। अगर जहर देकर मारती है तो जब वो बाजार से जहर लाएगी, वहां पर हो सकता है पकड़ी जाए, घर पर हो सकता है कहीं पर पकड़ी जाए, तो जहर देने वाला भी प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन फिर एक और आइडिया यासिम के दिमाग में आता है और वो जाती है गुलिस्तान के पास। गुलिस्तान को वो बोलती है कि देखो, मैं घर पर अकेली रहती हूँ मेरी बच्ची के साथ, घर में बहुत सारे पैसे भी पड़े हैं और इस इलाके में चोर डाकू डकैती ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्यों न हम एक पिस्तौल खरीद कर लिया है, उससे मेरी भी सेफ्टी हो सके, ताकि घर पर अगर मैं अकेली हूँ और आप बाहर हो
और अगर कोई घर पर डकैती हो तो मैं अपनी खुद की सुरक्षा कर सकूँ, मेरी बच्ची की सुरक्षा कर सकूँ, पैसों की सुरक्षा कर सकूँ। तो गुलिस्तान भी बोलता है कि हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। गुलिस्तान राज़ी हो जाता है और अगले दिन वो बाज़ार जाकर लगभग 13,500 रुपए में एक पिस्तौल खरीद कर ले आता है। अब हथियार आ गया, लेकिन यासिम को हथियार चलाना नहीं आता था, पिस्तौल चलानी नहीं आती थी। तो वो गुलिस्तान से ही सीखती है कि कहाँ पर गोलियाँ डालती हैं, कौन-सा चैम्बर होता है, कहाँ से ट्रिगर होता है, कहाँ से गोली फायर होती है। सब कुछ गुलिस्तान यासिम को सिखाता है। यासिम ने देखो जिसको मारना है उसी से हथियार मंगवाया, कैसे हथियार चलाना है वो भी उसी से सीखा। खैर बाद में वो पिस्तौल एक कमरे के अंदर, एक पेटी के अंदर बंद कर रख देते हैं। जुलाई के महीने की बात है, जुलाई के एंड की बात है। एक रोज यासिम को मौका मिलता है गुलिस्तान को खत्म करने का। वो फैसला करती है कि आज के दिन वो अपने शोहर की मौत का बदला लेगी। रात हो जाती है। रात होने के बाद में उसकी जो छोटी बच्ची थी वो दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। गुलिस्तान और यासिम एक कमरे में सोते हैं, लेकिन यासिम सोती नहीं है, वो जगी रहती है और गुलिस्तान गहरी नींद में सो जाता है। लगभग रात के 1 बजे यासिम अपने बिस्तर पे से उठती है, दूसरे कमरे में जाती है। जिस कमरे में पिस्तौल रखी हुई थी वो पेटी खोलती है, उसके अंदर से पिस्तौल निकालती है, उस पिस्तौल के अंदर गोलियां लोड करती है और वापस जहां पर गुलिस्तान सो रहा था उसके पास चली आती है। उसके बाद में बंदूक की नली गुलिस्तान के सर की तरफ करके वो ट्रिगर दबा देती है, लेकिन गोली चलती नहीं। वो घबरा जाती है और आनन फानन में वो 2-3 बार और ट्रिगर दबाती है जल्दीबाजी में, लेकिन गोली तब भी नहीं चलती। वो दबे पांव वापस दूसरे कमरे में आ जाती है। वहाँ पर पिस्तौल के चैम्बर वगैरह खोलती है, गोली वगैरह चेक करती है, सब कुछ सही था, कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। वो वापस चैम्बर को बंद करती है और वापस जाती है बिस्तर पर जहाँ पर गुलिस्तान सो रहा था। इस बार वो पीछे से गुलिस्तान के जाती है, एकदम सिराने के नज़दीक, और बंदूक की नली एकदम सर के पास कर लेती है और बाद में गोली चला देती है, ट्रिगर दबा देती है और इस बार गोली चल जाती है। और पहली गोली में ही, क्योंकि इतनी पास से चलाई थी, तो गुलिस्तान का काम खत्म हो चुका था। लेकिन यासिम फिर से बंदूक को गुलिस्तान के सीने पर रखती है और एक गोली और दाग देती है। उसके बाद में वो उसकी नर्व्स चेक करती है, नर्व्स नहीं चल रही थी, यासिम खत्म हो चुका था। उसके बाद में वो तसल्ली से वापस उस कमरे में जाती है, गोलियां निकालती है और बंदूक को वापस उस पेटी के अंदर रख देती है और वापस बेड पर आकर गुलिस्तान को घूरने लगती है। पिछले 3 साल से जिस काम को अंजाम देने के लिए वो भटक रही थी इधर उधर, आज उसका इंतकाल, आज उसका बदला पूरा हो चुका था। वो बार बार अपने शोहर को याद कर रही थी, अपने शोहर की फ़ोटो देख रही थी, ज़मीर की फ़ोटो देख रही थी और एक तरफ गुलिस्तान को देख रही थी। जब सुबह हो जाती है, पूरी रात यासिम सो नहीं पाती है। जब सुबह हो जाती है, जैसे ही सूरज की किरणें आती हैं, वो घर के बाहर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि मेरे पति को डाकुओं ने, डकैतों ने, चोरों ने गोली मार दी, उसको मार दिया। जब पड़ोसी घर पर आकर देखते हैं तो गुलिस्तान की लाश खूनम खून हो रही थी। वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। अच्छा, 3 साल पहले तक वहाँ पर कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं था, लेकिन इन 3 सालों के अंदर वहाँ पर बाजौर में एक पुलिस स्टेशन बन चुका था। तो पुलिस की एक टीम फ़ौरन घर पर पहुँचती है। घर पर पहुँचने के बाद में वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अच्छा, पुलिस को वो बंदूक के खोखे बरामद हो गए थे, उनको फॉरेंसिक लैब भेज दिए। गुलिस्तान की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और ये यासिम से पूछताछ होती है। अब यासिम कोई पेशेवर क्रिमिनल थी नहीं, उसे सबूत वगैरह छुपाने आते नहीं थे, तो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद में वो पुलिस को पिस्टल भी मिल जाती है। बहुत ही आसान सी इन्वेस्टिगेशन थी। जो बंदूक घर पर मिली थी, उसकी गोलियाँ और जो गोलियाँ वहाँ पर चलाई गई थी, गोलियों के खोखे, वो आपस में फॉरेंसिक में मैच हो जाती हैं, यानी कि गोली उसी बंदूक से चली है और उस बंदूक को चलाया है किसी घर वाले ने और घर वाली हो सकती है यासिम। अच्छा, पूरे शहर में ये बात उड़ी हुई थी कि गुलिस्तान ने ही ज़मीर को मारा है जहर देकर। तो पुलिस को ये बात भी पता चली कि यासिम के शोहर को गुलिस्तान ने 3 साल पहले जहर देकर मार दिया था। तो अब यहाँ पर हो सकता है पुलिस ने सोचा कि यासिम बदला लेने के लिए गुलिस्तान का कत्ल कर दे। अब यहाँ पर सारे यासिम की तरफ हो रहे थे, तो यासिम से पुलिस पूछताछ करती है। थोड़ी सख्ती के बाद में यासिम कबूल कर लेती है। वो कहती है कि हाँ, मैंने मेरे शोहर के मौत का, मेरे शोहर के कत्ल का बदला लिया और ये करके मेरे को बिल्कुल भी पछतावा नहीं है और मैं कबूल करती हूँ कि मैंने ही गुलिस्तान को मारा है, मैंने उसको गोली मारी है। अब बाजौर के जो लोग थे, आधे लोग थे यासिम के खिलाफ कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आधे लोग यासिम की तरफ भी थे। यासिम के वो साथ थे, अपनी पति की मौत का बदला लेने के लिए उससे शादी की, उससे सब कुछ किया। खैर बाद में यासिम को जेल भेज दिया जाता है और ये कहानी होती है दोस्तों यहीं पर ख़त्म। कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर कमेंट करके बताना और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।